नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चले रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि रुझानों को देखें तो फिर टीएमसी को बहुमत मिल गया है। रुझानों के मुताबिक दरअसल टीएमसी को 190 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। हालांकि ममता बनर्जी के लिए एक बुरी खबर भी है। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के पीछे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के सभी 292 सीटों का रुझान आ चुका है। अभी के रुझानों के मुताबिक टीएमसी 190 से ज्यादा सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 80 से ज्यादा सीटों पर आगे है। असम में बीजेपी शुरुआती रुझानों में दरअसल बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। बीजेपी गठबंधन काउंटिंग शुरू होने के समय से ही कांग्रेस की अगुवाई वाले महाजोत से लगातार आगे चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्य असम में शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन 84 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझानों के माने तो बीजेपी को राज्य में बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। जयललिता की विरासत संभाल रहे ई पलानीस्वामी की कुर्सी खतरे में दिख रही है। पलानीस्वामी की पार्टी एआईएडीएमके अभी तक के रुझानों में बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे दिख रही है। तमिलनाडु में 234 सीटों पर रुझानों में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। डीएमके गठबंधन 130 से ज्यादा सीटों पर आगे है, वहीं एआईएडीएमके 90 से ज्यादा सीटों पर आगे है। केरल में अब तक के रुझानों में एलडीएफ गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। 140 सीटों में से 90 पर एलडीएफ फ्रंट ने बढ़त बना रखी है, जबकि यूडीएफ गठबंधन 45 सीटों पर आगे है। बीजेपी को यहां निराशा हाथ लगी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक की और इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की। देश भर में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषज्ञों के साथ बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के संबंध में और इसके बढ़ने के तरीकों के संबंध में मानव संसाधन स्थिति की भी समीक्षा की। न्यूजीलैंड दूतावास ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कथित तौर पर कांग्रेस नेता से मदद मांगी। इसके लिए न्यूजीलैंड दूतावास की तरफ से ट्वीट भी किया गया। हालांकि जब सरकार पर सवाल उठे तो दूतावास की तरफ से ट्वीट डिलीट कर दिया गया। दूतावास ने सफाई देते हुए कहा कि उनसे गलती से ट्वीट हो गया। दरअसल रविवार सुबह न्यूजीलैंड दूतावास की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में दूतावास ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मदद मांगी। इस ट्वीट में दूतावास ने कांग्रेस के एसओएस ट्विटर अकाउंट को भी टैग किया। दूतावास ने लिखा कि क्या आप न्यूजीलैंड दूतावास में ऑक्सीजन सिलेंडर की तत्काल मदद पहुंचा सकते हैं। न्यूजीलैंड दूतावास के मदद मांगने के बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचा दिए। इससे पहले शनिवार रात को कांग्रेस ने ही फिलीपींस दूतावास में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए थे। विदेशी दूतावासों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बवाल भी शुरू हो गया है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय सभी उच्च आयोग और साथ ही दूतावासों के साथ संपर्क में है और उनकी सभी मेडिकल डिमांड जो है खासतौर से कोविड से जुड़ी पर रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता और साथ ही राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच इस पूरे मामले पर ट्विटर पर बहस भी हुई। बता दें कि जयराम रमेश ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि क्या विदेश मंत्रालय सो रहा है।
कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी को लेकर विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कांग्रेस पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे वक्त में जब लोगों को सिलेंडर की सख्त जरूरत है, तब बेवजह सिलेंडर बांटना भयावह है। कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर में चिकित्सा सहायता की गंभीर कमी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस ने फोन पर डॉक्टरी सलाह मुहैया कराने की पहल शुरू की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। साथ ही कांग्रेस ने कोरोना मरीजों को आपात स्थिति में प्लाज्मा मुहैया करवाने के लिए भी अपने स्तर पर ऑनलाइन प्लाज्मा हेल्प लिंक शुरू किया है। इसके जरिए कोरोना से ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित कर जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराई जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कांग्रेस के हेल्प डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि इस समय भारत को एकजुट होकर हमारे नागरिकों को मदद करनी है और उन्होंने डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इस हेल्पलाइन में सहायता देने की अपील भी की। उधर भारत में कोरोना केसों में पिछले दिन के मुकाबले कमी आई है। देश में 3,92,000 नए केस आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 3,08,000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि इस दौरान 3,685 लोगों ने दम तोड़ा। उधर भारत में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,95,00,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1,59,80,000 से भी ज्यादा मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 2,15,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा जो मामले हैं महाराष्ट्र सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 63,000 से भी ज्यादा नए केस मिले हैं, जिसके बाद कुल मामले 46,65,000 के पार हो चुके हैं, जिनमें से करीब 6,63,000 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उधर राजधानी दिल्ली में दरअसल कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में करीब 25,000 से भी ज्यादा नए केस जो हैं वो सामने आए हैं, जिससे कि संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 11,74,000 को पार कर चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 96,000 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल मामले 12,82,000 को पार कर चुके हैं। इनमें से 12,800 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3 लाख से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव बने हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के 13,588 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5 लाख के पार जा पहुंचा है। इसमें से 3,94,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 2,751 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 19,000 को पार कर गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। बता दें कि इस दौरान दिल्ली में पहले जैसे पाबंदियां ही लागू रहेंगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब पश्चिम बंगाल में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान बंगाल में सिर्फ जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी की छूट रहेगी। बंगाल में आंशिक लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, खेल संस्थान और साथ ही स्पा बंद रहेंगे। वहीं बाजारों और होटलों को सुबह 7 बजे से लेकर 10 और शाम को 3 से 5 बजे के बीच में खोलने की अनुमति दी गई है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब राजस्थान सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है।
नए नियमों के अनुसार अब राजस्थान में दरअसल अगर कोई भी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी जरूरी काम के बाहर घूमता दिखता है तो फिर उसका कोरोना टेस्ट मौके पर ही कराया जाएगा। वहीं अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। राजस्थान में जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट और पुस्तकालय बंद रहेंगे। बड़ा फैसला शादियों को लेकर किया गया है। शादी अब एक ही कार्यक्रम के तौर पर की जा सकेगी। असम सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक असम में सभी दुकानें और साथ ही बाजार शाम 6 बजे से तक बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि दवा दुकानों, अस्पतालों, पशु चिकित्सालयों के अलावा आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी प्राइवेट अस्पताल 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है, जिससे कि देश के जारी टीकाकरण अभियान को और गति मिलेगी। बता दें कि रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर विमान हैदराबाद पहुंचा। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब लोगों को रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। भारत में फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में शनिवार से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण के तहत 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं इस बीच गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के वैक्सीनेशन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का तीसरा फेज शुरू करने से मना कर दिया है। 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पिछले बुधवार से जारी है। बता दें आपको कि अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सिर्फ एक सेंटर पर शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आ गई हैं। सारे जिलों में वैक्सीन बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 मई से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी सब लोगों से अपील है कि बिना रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के नहीं आए। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं देती तो फिर अदालत अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। हाईकोर्ट ने साथ ही दिल्ली सरकार से पूछा है कि सरकार ने अब तक सेना की मदद क्यों नहीं मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सेना के सहयोग के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी तो बेहतर होगा और सरकार के रिसोर्सेज का भी सही इस्तेमाल होगा। भारत में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी देशों ने दरअसल भारत को मदद मिल रही है और वहीं विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर के कंटेनरों को लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि बहरीन से नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस कोलकाता और तलवार 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन के भरे हुए कंटेनर मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही बैंकॉक और सिंगापुर से भी ऑक्सीजन के भरे हुए कंटेनर भारत आने हैं।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी की शुरुआत में पिछले साल नौसेना ने वंदे भारत मिशन के तहत समुद्र सेतु अभियान का पहला चरण शुरू किया था, जिसमें विदेशों में फंसे हुए कुल करीब 4,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी की गई थी। कोरोना संक्रमण के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी हैं। वहीं इस फैसले से देश को कोरोना से लड़ने में मदद मिल सकती है। सेना इन शक्तियों का इस्तेमाल अब सुविधाएं संचालित करने, उपकरण, संसाधन खरीदने और किसी भी जरूरी काम करने के लिए उठा सकती है। रक्षा मंत्री के मुताबिक सशस्त्र बलों को वित्तीय शक्तियां 3 महीने के लिए यानी 1 मई से 31 जुलाई तक के लिए दी जाएंगी। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 को लेकर जिले के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही कहा है कि इस महामारी में सभी मिलकर टीम वर्क के तौर पर काम करें। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के बारे में प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री से रिपोर्ट मांगी गई है और जल्द ही लॉकडाउन के बारे में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड चरम पर है, ऑक्सीजन का कोटा पर्याप्त है, लेकिन वितरण में कुछ कठिनाइयां हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। उधर दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीजों के बारे में दरअसल सीएम ने कहा है कि हर पीड़ित कोशिश करता है कि उसे संभव जगह से अच्छा इलाज मिले, उसे प्रदेश में रोका न जा रहा हो और साथ ही साथ लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही यहां इलाज के लिए आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से एम्बुलेंस के रेट में हो रहे धांधली रोकने के लिए एम्बुलेंस का रेट फिक्स करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आईएमए से मिलकर निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के बेड रेट भी तय करने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 स्थित जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने के अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री और डॉक्टरों की मौजूदगी में पहली डोज सेक्टर 8 निवासी को दी गई। कैंप के शुभारंभ पर दरअसल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 18 साल से ऊपर की आयु के सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि देश प्रदेश की सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि कोरोना को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसके लिए ऑक्सीजन और दवाएं देने के लिए आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। वहीं पुंडरी में जनता कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन काफी गंभीर नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे से ही सब्जी मंडी में पुलिस प्रशासन ने जो दुकानें खोली थी उनको भी बंद करवाया गया। वहीं कोरोना महामारी के चलते कैथल जिले में डीसी की ओर से लगाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान पुंडरी के व्यापारी और दुकानदार काफी जागरूक नजर आए। पुंडरी थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने कहा है कि इस कोरोना महामारी के चलते कोई भी उल्लंघन करता नजर आया तो पुलिस प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। उधर आपको बता दें कि सोनीपत में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है और अब सोनीपत के सेक्टर 7 में जिमखाना क्लब को ऑक्सीजन सिलेंडर सेंटर बनाया गया है। ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के लिए दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनीपत जिमखाना क्लब में लोगों को टोकन के तहत ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। कोविड पेशेंट्स को डॉक्टर की स्लिप, होम आइसोलेशन और जिला सोनीपत का नागरिक होने का सबूत देने के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। और चलिए बड़ी खबर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।